एंड गेम। भाई इस पिक्चर में कोई बात तो है कि अगर इसके बारे में कुछ भी लिख दोगे तो लोग देखने तो जरूर आ जाएंगे। यहाँ तक कि टाइटल रख के अगर कुछ हक भी दोगे तो लोग आ जाएंगे। और इसकी फैन फॉलोइंग भी है। इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहना भी भारी पड़ जाता है, चाहे वो मार्टिन स्कॉर्सेसी जैसे बड़े डायरेक्टर ही क्यों ना हो। उन्होंने ही एक बार कह दिया था कि मार्वल की मूवी सिनेमा नहीं है। मार्वल के फैंस उन पे आग उगलने लगे। बाद में उन्हें जाकर जस्टिफाई करना पड़ा कि मार्वल की मूवी सिनेमा नहीं बल्कि एक नए तरीके का आर्ट है। और कहीं ना कहीं ये फैन वाली रेज हमें 2020 के ऑस्कर्स में भी देखने को मिली थी। और मौके की नजाकत को समझते हुए मैंने भी इस पे वीडियो बनाई। 2019 सुपर हीरो फैंस के लिए बहुत ही अच्छा साल रहा। इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरों उन्हें देखने को मिली। मगर ऑस्कर्स की बात करें तो फैंस इस बात को लेकर ना खुश थे कि एवेंजर्स एंड गेम को वैसी रिकॉग्निशन नहीं मिली जैसे उसे मिलनी चाहिए थी। मतलब कि एंड गेम को सिर्फ बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स पैनल में नॉमिनेशन मिला और वो भी उसने जीता नहीं। मार्वल ने 2 दशक से चलती आ रही इतनी बड़ी लेगेसी को इस मोड पे एंड किया, मतलब कि कुछ इज्जत तो डिजर्व करती ही थी। खैर अब अपने हर एक फैन को कायदे से समझाया तो नहीं जा सकता, मगर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको लेकर यह बात तो समझी जा सकती है कि क्यों एवेंजर्स एंड गेम ऑस्कर डिजर्व ही नहीं करती। इंग्लिश में तो कुछ भी बोलोगे तो हल्का लगता है, हिंदी में बताते हैं एवेंजर्स एंड गेम ऑस्कर के लायक ही नहीं है। अब देखो, आगे बात करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मेरा इस पिक्चर से लेकर कोई हेट नहीं है। मेरे को भी पसंद है और मेरे को और चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम बस यही बातें करने वाले हैं कि क्यों यह पिक्चर डिजर्व नहीं करती ऑस्कर। बाकी इससे अलग बात करें तो इसके डिजर्विंग होने पे भी एक अलग वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अभी इसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने विजुअल इफेक्ट्स वाले नॉमिनेशन की बात कर लेते हैं। अब आई थिंक नॉमिनेशन भी बस इसीलिए हो गया कि 2019 में इतने बड़े बजट की लाइव एक्शन विजुअल इफेक्ट्स वाली मूवीज काफी कम बनी थी। अब जहां रही बात जीती क्यों नहीं, क्योंकि भाई इसके विजुअल इफेक्ट्स में अभी कुछ नया नहीं था। सेम 2018 में जैसे कैरेक्टर्स में सीजी यूज किया गया था वैसा ही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें मेहनत नहीं लगी, विजुअल इफेक्ट्स पिक्चर की जान है। मगर आप ध्यान दीजिए इसके अपोजिट कैसी पिक्चरें थी, लायन किंग, स्काई वॉकर, 1970s। और वीएफएक्स इंडस्ट्री में भी एक बात कही जाती है कि सबसे अच्छा विजुअल इफेक्ट्स वही होता है जिसे देखकर कोई बोल ना पाए कि ये एक विजुअल इफेक्ट है। यानी कि 2019 में 2018 से कंपैरेटिवली विजुअल इफेक्ट्स बस इसी वे में डिफरेंट हो सकता है कि एक्शन सीक्वेंसेस नए हो, मूवी की स्टोरी बोर्ड थोड़ी और डिफरेंट तरीके से लिखी गई हो। बाकी सब तो सीजी वही यूज होना है जैसे पास्ट की मूवीज में यूज होता रहा है। मतलब कि जैसे एंटमैन की मूवीज में एंटमैन के विजुअल इफेक्ट्स और साइंस को दिखाया गया था, वीएफएक्स में तो वैसा ही दिखाना पड़ेगा ना, कुछ नया तो नहीं कर सकते, वरना पिक्चर का पूरा कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाएगा। अब चलो यह बात तो हो गई विजुअल इफेक्ट्स की। अब आगे एक और रीजन आता है कि यह कोई स्टैंड अलोन मूवी नहीं है। मतलब कि इस पिक्चर को पूरी तरीके से अच्छे से समझने के लिए टोटल आपको पास्ट की 21 मूवीज को देखना पड़ेगा। और जहां तक एकेडमी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एकेडमी में सिर्फ वही सारी मूवीज जीतती हैं जो स्टैंड अलोन बनी हो। अब यह बात कोई ऑफिशियल स्टैंडर्ड नहीं है मूवीज को नापने का, बस आप खाली अपने कॉमन सेंस से यह बात देख सकते हैं कि जितनी भी मूवीज ने ऑस्कर लपेटा है वे सब स्टैंड अलोन या फिर वन शॉट मूवीज हैं। एक ही पिक्चर में अपनी कहानी को शुरू और खत्म करती है। मगर एंड गेम को समझने के लिए तो पहले आपको इससे पहले की इन्फिनिटी वॉर देखनी होगी। इन्फिनिटी वॉर के मेन की विलन थैनोस को देखने के लिए आपको एवेंजर्स 1 देखनी पड़ेगी। और एवेंजर्स 1 को समझने के लिए आपको पूरा फेज 1 देखना पड़ेगा। तो बहुत ही लंबा चौड़ा और भारी काम है। यहाँ तक कि बस अगर तुम एंड गेम को ही कंसीडर करो और बाकी पास्ट की सारी मूवीज को भुला दो कि इससे पहले तुमने कुछ देखा भी था, तो एंड गेम मूवी ऐसी लगेगी कि ये उड़ क्यों रहा है, ये रफून बोल क्यों रहा है, ये अजीब सी टकली कौन है, ये कैसे आराम से छोटा बड़ा हो रहा है, आधी जनता डिप्रेशन में क्यों चल रही है। बस इस मूवी में कुछ कैरेक्टर्स होंगे जिससे आप फेमिलियर होंगे, जैसे कि हल्क, स्पाइडरमैन में भी थॉर क्योंकि माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। तो समझ गए ना, अगर इस मूवी को स्टैंड अलोन करके देखोगे तो इसका कुछ सेंस नहीं बनता। और क्योंकि ज्यादातर एकेडमी उन्हीं सारी मूवीज को तवज्जो देती है जो इंडिपेंडेंटली वन शॉट में बनाई गई हो, एक ही पिक्चर में कहानी को शुरू होकर खत्म कर दें। जैसे कि पैरासाइट बड़े ही खूबसूरत तरीके से कहानी को शुरू करके खत्म कर दिया इसने। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ये सारी पिक्चर्स पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद है और मुझे और भी चाहिए, मगर ये एकेडमी ऐसे काम करता है। अब इसके अलावा कुछ फैंस के बीच में ये भी डिबेट था कि आरडीजे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड क्यों नहीं दिया गया। देना तो छोड़ो, उन्हें तो नॉमिनेट तक नहीं किया गया। भाई अभी तक आरडीजे मार्वल का पूरा फेस थे। पिक्चर में अगर इसे डाल दो तो पूरी पिक्चर का चलना बनता है। सिर्फ एमसीयू में डू लिटिल में आरडीजे के फैंस गायब हो गए थे। यूनिवर्सल पिक्चर्स ने खुद इसे फ्लॉप बता दिया था। अब चलो एक बार के लिए तुम्हारी भी बात मान लेते हैं कि तुम्हारी बात सही है, मगर ये पूरी होल एंड सोल आरडीजे की पिक्चर नहीं थी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड उसे देंगे जो पिक्चर की लीड में हो, पिक्चर की कहानी उसके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। और वैसे जानकारी के लिए बता दूं, क्रिस एवंस को एंड गेम में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला, 1 घंटे 6 मिनट का, और वहीं आरडीजे को 1 घंटे 2 मिनट का स्क्रीन टाइम मिला।
अब जैसे मैंने बोला, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है किसी की प्रतिभा को नापने का, मगर एक बात ध्यान दो, ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज में तो एक्टर से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर्स को स्क्रीन टाइम मिला, तो वहाँ क्या उस फिक्शनल कैरेक्टर को रिकॉग्निशन दे दें? एंड गेम जैसी इतनी बड़ी इवेंटफुल मूवी में भी लीड एक्टर नहीं था, और जैसे मैंने पहले बोल भी दिया कि कैरेक्टर लीड में नहीं था और कुछ नया भी नहीं था। वही कैरेक्टर्स वही एक्टिंग के साथ आपको देखने को मिलती है जो आपने पहले भी देखी है। हमें पता है कि टोनी की पर्सनैलिटी क्या है, वो सीरियस सिनेरियोज में भी कैसे डायलॉग को डिलीवर करता है। वहीं उसके अपोजिट हमें जोकर मूवी में वॉकिन फीनिक्स की एक्टिंग टोटली ही डिफरेंट देखने को मिलती है, जो हमने पहले कभी नहीं देखी। लेजर और फिनिक्स दोनों ने ही जोकर को पोर्ट्रेट किया है, मगर दोनों की एक्टिंग एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है। और हाँ, लेजर साहब को भी 2009 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए ऑस्कर मिला, बेस्ट एक्टर के लिए नहीं। और इनका अवार्ड जीतना कोई इमोशनल डिसीजन नहीं था, इन्होंने काम ही ऐसा किया था कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, कुछ नया था। आरडीजे भी काफी अच्छे एक्टर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मगर एंड गेम में उनकी एक्टिंग वही टोनी की है जो आपने पहले भी देखी है। तो इनडायरेक्टली दबे शब्दों में यह बात कही जा सकती है कि अगर कोई लीडिंग एक्टर नहीं तो कोई बेस्ट एक्टर नहीं। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा, मगर आप अपने मानसिकता से सोच के बताएं कि अगर आपको चॉइस मिले बेस्ट पैसे वर्सेस बेस्ट अवार्ड, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? अब भाई जानता हूँ अवार्ड मिलती है तो इज्जत मिलती है, मगर दुनिया का कड़वा सच यही है, इज्जत हमेशा आपका पेट नहीं भरेगी। कई सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे हैरोल्ड रसल का एग्जांपल ले लेते हैं। इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए ऑस्कर मिला था, मगर कई सालों बाद इनकी माली हालत खराब होने की वजह से इन्हें अपना अवार्ड बेचना पड़ा। अब सोचने वाली बात है, एकेडमी से इज्जत मिलने के बाद भी लोगों को अपनी अवार्ड यानी अपनी कमाई हुई इज्जत को बेचना पड़ रहा है। तो गुरु, दैट्स व्हाई डिज्नी को फर्क नहीं पड़ता, उसने पैसे बना लिए, जनता से इज्जत मिल गई। और मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, मेरी इस पिक्चर को लेकर कोई हेट नहीं है, मेरे को भी ये पिक्चर बहुत पसंद है, मगर थोड़ी इज्जत तो डिजर्व करती ही थी। मगर इसे इज्जत मिल चुकी है मॉनेटरी टर्म्स में, यानी पैसों में। और अब क्या चाहिए? वैसे भी आप क्या सोचते हैं, क्या एंड गेम में ऑस्कर डिजर्व करती थी? और अगर करती थी तो क्यों करती थी, वो भी बताना। या फिर क्या फर्क पड़ता है, पिक्चर ने पैसे बनाए ना। अगर ये मूवी पैसे ना कमा के अगर सिर्फ अवार्ड जीतती, तो क्या अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को इज्जत देके घर भेजती? कंपनी चलाने के लिए पैसे चाहिए, अवार्ड नहीं। खैर, आपका क्या सोचना है कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बता दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे नए आ गए हो, सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।